हेलो एवरीवन। हमारे आज का टॉपिक रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समाविता। प्रकाशिक समाविता कौन से यौगिक दर्शाते हैं, कौन से यौगिक नहीं दर्शाते। तो देखो, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्पेशली कार्बन की बात करेंगे। अगर कायरल सेंटर है यानी कि कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का मतलब होता है कि एक कार्बन की जो 4 संयोजकताएं होती हैं वो अलग अलग समूह के द्वारा जुड़ी हुई हो, तो वो होता है कायरल सेंटर। तो अगर किसी यौगिक में कायरल सेंटर उपस्थित है तो वो नॉर्मली प्रकाशिक समाविता दर्शाता है। अब दर्शाएगा या नहीं ये तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो प्रकाशिक समाविता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो देखो, ऐसे समावेवी जिनके संरचना सूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, अणुभार समान हो, तो उनके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन उनके क्या होंगे, प्रकाशिक गुण भिन्न भिन्न होंगे। इस समाविता को कहा जाता है प्रकाशिक समाविता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब प्रकाशिक गुण का मतलब है कि कोई यौगिक ऐसा है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमाता है, तो दूसरा यौगिक होता है जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को उतना ही घुमाएगा, लेकिन वो घुमाएगा बाईं ओर। तो एक तो होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक होता है वाम ध्रुवण घूर्णक यानी लीवो रोटेटरी। एक तो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होगा लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या करेगा, प्रकाश के तल को दाईं तरफ यानी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जो लीवो रोटेटरी है वो प्रकाश के तल को किधर घुमाएगा, बाईं ओर घुमाएगा। इनको DL या प्लस माइनस से भी दर्शाते हैं। तो ये तो हो गए प्रकाशिक समावेवी। उसके बाद जो ये एक आपकी टर्म आती है ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक निश्चित कोण से घुमा देना, उस कोण को हम अल्फा नाम देते हैं। निश्चित कोण से घुमा देता है कोई भी पदार्थ, तो पदार्थ का ये गुण क्या कहलाता है, तो पदार्थ का ये गुण कहलाता है ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी। और वो पदार्थ क्या कहलाता है, ध्रुवण घूर्णक पदार्थ या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। अब जैसे मान लो यहाँ ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, इस ऑब्जर्व्ड ट्यूब में से इसको गुजारते हैं और इस ट्यूब में वो पदार्थ भरा होता है जिसका हमें घूर्णन कोण ज्ञात करना है। ये पदार्थ क्या करता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक निश्चित कोण से घुमा देता है, यानी कि बाईं तरफ भी घुमा सकता है और दाईं तरफ भी घुमा सकता है। इस कोण को हम नाम देते हैं ध्रुवण कोण या रोटेशन एंगल। अब जो पदार्थ प्रकाश के तल को एक निश्चित कोण से घुमा देते हैं वो तो होंगे ध्रुवण घूर्णक यौगिक, और जो प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं कर पाते हैं वो पदार्थ होंगे ध्रुवण अघूर्णक पदार्थ, और उनका ये गुण क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी या ध्रुवण अघूर्णकता। अब अगर किसी यौगिक में ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का गुण है, तो वो पदार्थ क्या दर्शाएगा, प्रकाशिक समावेता दर्शाता है। और जिसमें ये गुण नहीं होता यानी प्रकाश के तल को बाईं तरफ या दाईं तरफ घुमाने का जो गुण है वो नहीं होता, वो प्रकाशिक समावेता नहीं दर्शाता। अब प्रकाशिक समावेता दर्शाने के लिए देखो कुछ हम सिमेट्री एलिमेंट पढ़ेंगे। अगर वो सिमेट्री एलिमेंट किसी यौगिक में है तो वो फिर प्रकाशिक समावेता नहीं दर्शाता। जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिमेट्री एलिमेंट या सममिति तत्व। सिमेट्री एलिमेंट में पहला हमारा जो सिमेट्री एलिमेंट है वो रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सममिति तत्व। तो देखो, सममिति तत्व क्या होता है, किसी भी यौगिक को एक विशेष तल से काटने पर या विशेष प्लेन लगाएंगे, हम एक इमेजिनरी प्लेन है, वो प्लेन अगर मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में विभाजित कर दे और वो दोनों भाग एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो, तो हम कहेंगे कि उस यौगिक में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अदरवाइज उसमें एब्सेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो फिर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। जैसे
कि इस तरीके से मान लो ये कोई अल्फ़ाबेटिक ए और बी है, तो इनमें देखो इस ए को आप जब इस प्लेन से काटते हो, इस प्लेन से, तो ये दोनों भाग एक दूसरे की मिरर इमेज है और बराबर भी है। तो हम यहाँ कहेंगे कि इसमें ऊर्ध्वाधर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अब ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। यहाँ देखो इस अल्फ़ाबेट में देखो ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। अगर सिमेट्री एलिमेंट किसी यौगिक में उपस्थित है तो वो फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, वो इनएक्टिव होते हैं ऑप्टिकली। जैसे मिर्जो टार्टरिक एसिड है, ये मिर्जो टार्टरिक एसिड है, इसमें ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जा रही है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ये मिर्जो कंपाउंड शो नहीं करेंगे। मिर्जो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है वो होता है अकायरल। क्या होता है? अकायरल होता है। और अकायरल मॉलिक्यूल कभी भी प्रकाशिक संभाव्यता नहीं दर्शाते। ये तो हुआ प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हम देखते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में केवल एक हो सकती है। सेंटर यानी सेंटर या केंद्र, सममिति का केंद्र। तो किसी भी यौगिक में हम एक ऐसा सेंटर मान लेते हैं जिसके दोनों तरफ अगर जाएं तो समान ग्रुप या एटम होनी चाहिए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो वहाँ हमें समान एटम और ग्रुप मिलने चाहिए, तब तो वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है। देखो कैसे, यहाँ ये वाला कंपाउंड है, अगर इस मॉलिक्यूल में हम यहाँ सेंटर माने तो इधर जाओगे तो OH, इधर आओगे तो OH, इधर जाओगे तो हाइड्रोजन, इधर आओगे तो भी हाइड्रोजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी यौगिक में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, प्रकाशिक संभाव्यता नहीं दर्शाएगा। उसके अलावा एक हमारा है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर कोई भी सिमेट्री एलिमेंट यौगिक में उपस्थित है तो वो फिर प्रकाशिक संभाव्यता नहीं दर्शाता। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि अणु में उपस्थित वह अक्ष, जैसे एक एक्सिस मान लेंगे अणु में, उस एक्सिस पे हमें अणु को रोटेट करना है। रोटेट करने पर हमें 360 डिग्री से घुमाना है और उसमें समान रूपों की क्या होनी चाहिए? पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तब तो वहाँ पे सममिति अक्ष प्रेजेंट है, अदरवाइज सममिति अक्ष प्रेजेंट नहीं है। और सममिति अक्ष को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CN से रिप्रेजेंट करते हैं। N यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है नंबर ऑफ फोल्ड। N क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ फोल्ड, यानी अणु को कितने बार घुमाया है, नंबर ऑफ फोल्ड। फिर देखो ये 3 सिमेट्री एलिमेंट है, अगर ये किसी भी यौगिक में प्रेजेंट है तो वो यौगिक फिर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ऑप्टिकली क्या होगा? वो इनएक्टिव होगा। उसके बाद देखते हैं कि मोलिकुलर किरेलिटी। मोलिकुलर किरेलिटी का मतलब है कि अगर किसी यौगिक में कायरल सेंटर है तो ज़रूरी नहीं है वो किरेल हो ही अणु, यानी अगर उसमें कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर का मतलब है एक कार्बन है, उसकी चारों संयोजकताएं अगर अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई है तो वो कायरल एटम है या कायरल सेंटर है। अब एक मॉलिक्यूल में मान लो एक ही कायरल सेंटर है, यानी एक ही कायरल कार्बन है, तब वो कार्बन या वो मॉलिक्यूल कायरल ही होगा, ये उसकी मस्ट कंडीशन है। लेकिन अगर मान लो किसी यौगिक में 2 कायरल सेंटर या 2 कायरल एटम प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कायरल होगा ही, ये ज़रूरी नहीं है, वो अकायरल भी हो सकता है। देखो मॉलिक्यूलर किरेलिटी क्या होती है? यदि किसी अणु में जब भी सममिति तत्व अनुपस्थित हो तब अणु असम्मित होगा। असम्मित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब के साथ अध्यारोपित नहीं होते, ऐसे अणु कायरल अणु कहलाते हैं तथा उनका ये गुण क्या कहलाता? मॉलिक्यूलर किरेलिटी या अकिरलता कहलाता है। उसके बाद है इनेंशियोमर। इनेंशियोमर क्या होते हैं? जैसे कोई कायरल मॉलिक्यूल है तो कायरल मॉलिक्यूल है तो वो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाएगा, तो प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाएगा तो अगर उसका दर्पण प्रतिबिंब रूप बनता है तो दर्पण प्रतिबिंब को कोई क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर। क्या कहा जाता है? इनेंशियोमर
कहा जाता है। यानी कि जैसे ये यौगिक है, इसका हमने दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाया और इसका ये दर्पण प्रतिबिंब रूप है, तो ये क्या हो गए, आपस में इनेंशियोमर हो गए। अगर मान लो दर्पण प्रतिबिंब रूप दूसरा बनाते हैं और वो आपस में दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो वो फिर क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर होते हैं। यानी वे आइसोमर जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हो वो तो इनेंशियोमर होते हैं, और जो दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते वो क्या होते हैं, वो होते हैं डायस्टेरियो आइसोमर या डायस्टेरियोमर। उसके बाद आता है एक आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है, वही होता है जो कायरल सेंटर होता है, उसी का दूसरा नाम क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। यानी अगर किसी परमाणु या किसी कार्बन एटम की चारों संयोजकताएं अगर अलग अलग समूह के द्वारा जुड़ी हुई है तो वो कायरल सेंटर होगा, और कायरल सेंटर को क्या कहा जाता है, स्टीरियो सेंटर कहा जाता है। और स्टीरियो सेंटर को दर्शाने के लिए उस पर स्टार लगाया जाता है, जैसे कार्बन पे स्टार लगा दे तो ये क्या है, कायरल सेंटर है या स्टीरियोजेनिक सेंटर है। जैसे यहाँ पे देखो, ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग ग्रुप के द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये जो कार्बन है ये कायरल है यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर। यहाँ भी कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हुई है, तो ये भी क्या है, कायरल सेंटर है। यहाँ इस वाले कार्बन की चारों संयोजकताएं भी अलग अलग समूह के द्वारा जुड़ी हुई है, तो ये सारे क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर या कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। फिर आता है इनेंशियोमर की प्रॉपर्टी। तो देखो इनेंशियोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, तो इनेंशियोमर के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होगी, यानी गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, यहाँ तक कि उनके प्रकाशिक गुण भी समान होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे एक आइसोमर प्रकाश के तल को दाईं तरफ घुमा रहा है, सॉरी इस तरीके से होगा दाईं तरफ, तो दूसरा क्या करेगा, बाईं तरफ घुमा देगा प्रकाश के तल को, लेकिन घुमाएगा, जैसे मान लो ये 60 डिग्री से घुमा रहा है एक, तो दूसरा भी घुमाएगा 60 से, अंतर इतना ही, ये बाईं तरफ घुमाएगा और ये दाईं तरफ घुमाएगा, तो उनके प्रकाशिक गुण केवल भिन्न होंगे, समान होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। बाकी क्या होगा, इनेंशियोमर की ऑल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद आता है कि किसी मोलिक्यूल में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो वो मोलिक्यूल कायरल होगा या नहीं होगा। तो देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल में दो स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल कायरल भी हो सकता है और अकायरल भी हो सकता है। यानी दो प्रकार के अणु बनाएगा वो, एक तो कायरल अणु, एक अकायरल अणु। अकायरल अणु कब बनाएगा, जब दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर आइडेंटिकल होंगे, यानी समान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले अणु होंगे, तब तो वो कायरल और अकायरल दोनों बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन अगर दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर असमान होंगे यानी नॉन आइडेंटिकल होंगे, तब वहाँ पे केवल कायरल ही बनेगा। देखो कैसे, ये सबसे पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू आइडेंटिकल यानी समान स्टीरियोजेनिक सेंटर। यहाँ हम टार्टरिक एसिड का एग्जांपल ले रहे हैं। टार्टरिक एसिड में देखो, इसमें ये टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है जिसके देखो यहाँ दो यौगिक बन सकते हैं, कौन कौन से, जब समान समूह एक तो आमने सामने हो, ये वाली कंडीशन, और एक समान समूह क्या हो, विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ देखो समान समूह है, विपरीत दिशा में है, तो एक यौगिक तो ये बन जाएगा, एक बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब, ये ना, तो दो यौगिक तो ये बन गए। दूसरा क्या है कि समान समूह है, विपरीत दिशा सॉरी सामान्य हो, आमने सामने, जैसे यहाँ सामने आमने सामने, और एक बन गया, देखो यहाँ इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये मेसोफोर्म है और मेसोफोर्म कभी भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाएगा। जैसे ये फिशर वाला है तो फिशर को आप ऑन द प्लेन घुमाओगे, यानी ऑन द प्लेन 180 डिग्री से घुमाओगे तो वो क्या है, आइडेंटिकल ही प्राप्त होगा, तो मेसो कभी भी इनेंशियोमर नहीं बनाएगा। अब किसी भी यौगिक के कितने आइसोमर बनेंगे ये कैसे निकालोगे, यानी कि यौगिक में जितने भी स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं यानी कायरल सेंटर है तो वो हो जाएगा 2n, वो हो जाएगा 2n। अब n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। जैसे यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है यानी n की वैल्यू है यहाँ पे 2,
तो इसके जो टोटल आइसोमर होंगे वो 4 होंगे। अब देखो 4 क्या हो गए, 2 तो ये हो गए और ये एनियनशियोमेरिक पेयर है, और एक क्या हो, 2 क्या हो गए इसमें मीजो कंपाउंड हो गए। अब मीजो कंपाउंड में देखो कि मीजो कंपाउंड में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये जो आधा भाग है इसके प्रकाशिक गुण ये आधा भाग नष्ट कर देगा, तो ओवरऑल जो ये मॉलिक्यूल है वो मीजो वाला क्या होगा, अकायरल होगा। क्या होगा, मीजो वाला अकायरल होगा। बाकी ये जो 2 है ये क्या होंगे, ये होंगे कायरल मॉलिक्यूल, और जो कायरल होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जो मीजो कंपाउंड है वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो समान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले थे। अब हम देखेंगे 2 असमान यानी डिसिमिलर या असमान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले यौगिक हैं, तो वो हमेशा कायरल ही होंगे और वो डायस्टेरियोमेरिज्म शो करेंगे, यानी विवरिम समावयवी बनाएंगे। अब विवरिम समावयवी या डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते वो होते हैं डायस्टेरियोमर। तो वे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते वो डायस्टेरियोमर कहलाते हैं, तथा ये अप्रतिबिंब रूपी प्रकाशिक समावयवियों को डायस्टेरियोमेरिज्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। इसमें देखो ये 2,3-डाइब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड है। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो इस एक कार्बन के 2 समूह तो क्या है, सेम है, और ये तीसरा समूह क्या है, अलग है, और हाइड्रोजन भी यहाँ सेम है, यानी 2 समूह तो क्या है, सेम है, तीसरा समूह क्या है, अलग है। अब समान समूह अगर आमने सामने है, जैसे यहाँ Br और Br, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम है, तो ये तो होता है इरिथ्रो, इसको बोलते हैं इरिथ्रो डायस्टेरियोमर। और समान समूह अगर विपरीत दिशा में है तो इसको बोलते हैं थ्रियो। एक तो बनेगा इस ये, और देखो यहाँ पे अब ये कायरल सेंटर है, ये असमान है, तो मीजो की कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा और ये भी प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। ये दोनों आपस में क्या इनेंशियोमर है, क्योंकि ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ऐसे ही ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, तो ये आपस में क्या हो गए, इनेंशियोमर हो गए। लेकिन जैसे मान लो इस सेकंड का आप थर्ड के साथ देखते हो तो ये इनेंशियोमर नहीं है, तो ये क्या हो गए, डायस्टेरियोमर। यानी ऐसे प्रकाशिक समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं हो तो वो क्या कहलाएंगे, डायस्टेरियोमर। अब हमने देखा कि दर्पण प्रतिबिंबों में दोनों कार्बन के 2 समूह तो समान हो, तीसरा समूह क्या हो, भिन्न। तो समान समूह एक और हो तो उसको तो हम कह रहे थे इरिथ्रोपेयर, और समान समूह अगर विपरीत दिशा में हो तो उसको हमने क्या नाम दिया था, थ्रियोपेयर। जैसे यहाँ पे देखो कि एक कार्बन के 2 समूह, जैसे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो सेम है, तीसरा समूह OH और Cl ये डिफरेंट है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, ये सेम साइड में है, तो ये तो हो गया इरिथ्रो, एक हो जाएगा इसका इनेंशियोमर, तो ये तो इरिथ्रो इनेंशियोमर हो गए। एक है कि ये दोनों समान समूह विपरीत दिशा में हो तो इसको कहेंगे थ्रियो, और एक बन जाएगा इसका इनेंशियोमर, तो ये हो गया थ्रियो इनेंशियोमर। फिर प्रकाशिक समावयवता में ही हम एक ही टॉपिक देखते हैं, कई बार लिखते हैं ना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अभिकारक का जो विन्यास है अगर वो उत्पाद में बदल जाता है, मतलब उसका उल्टा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर किसी अभिक्रिया में उत्पाद का विन्यास अभिकारक के विपरीत हो तो वो कहलाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और इसका नाम ही क्या कहलाता है, वाल्डन प्रतिपन कहते हैं, या वाल्डन प्रतिलोमन भी इसको कहा जाता है। ये जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का गुण है ये SN2 अभिक्रिया में देखने को मिलता है। यानी SN2 अभिक्रिया का मैकेनिज्म का जो अभिलाक्षणिक गुण होता है वो होता है इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन। उसमें विन्यास उलट जाता है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो पीछे से अटैक करता है। जैसे यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के पीछे से अटैक कर रहा है और Br आगे से निकल रहा है, तो जिधर Br जुड़ा हुआ है जस्ट उसके अपोजिट क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, तो ये विन्यास उल्टा हो गया, इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में एक टर्म आती है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अभिकारक और उत्पाद दोनों का विन्यास क्या हो, एक जैसा हो, यानी अपरिवर्तित हो विन्यास, तो उसको कहा जाता है
रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी उत्पाद का विन्यास वही रहता है जो अभिकारक का है, अर्थात विन्यास अपरिवर्तित रहता है। इसको कहते हैं अप्रतिपन या रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, ये गुण पाया जाता है SN1 अभिक्रिया में, NGP में, और SNI मैकेनिज्म का गुण होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ही एक टर्म देखने को मिलती है, रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन या रेसिमीकरण किसको कहा जाता है कि 50% तो डी कंपाउंड है और 50% ही एल कंपाउंड है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों में 50% करेक्टर आ गए, तो वो यौगिक क्या बन जाएगा, DL मिक्सर बन जाएगा, DL मिश्रण बन जाएगा। और जो DL मिश्रण होता है वो ध्रुवण अघूर्णक होता है, ध्रुवण अघूर्णक होता है। अब ध्रुवण अघूर्णक यौगिक है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी कि अगर 50% डी कंपाउंड है उसमें आपने 50% एल मिला दिया, या अगर इधर 50% एल कंपाउंड ले रखा है तो उसमें क्या मिला दिया, 50% डी कंपाउंड मिला, यानी 50% एल में डी मिला दिया, तो एक रेसिमिक मिक्सचर बनता है जिसमें दोनों के गुण होंगे। अब दोनों के गुण होंगे तो वो एज ए मीजो कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा और वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या हो गया कि देखो डी और एल दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव थे, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाने की जो विधि है उसको हम क्या कहेंगे, रेसिमीकरण कहेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।